डॉक्टर साहब, हेडफोन्स को लगातार लगाना क्या वाकई सेफ होता है? कम से कम ईयर जो बड्स होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। रूल ऑफ 60 होता है। 25-30 साल के बच्चे आजकल हमारे पास हियरिंग लॉस से आ रहे हैं। 6 घंटे रोज लगाने वाले बच्चे का क्या बहुत हाल बुरा होगा? हाल है। इरिवर्सिबल लॉस। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी हियरिंग कम होती जाती है। खुद भी एक कान बंद कर दें तो आप 70% सुनते हैं। क्या लोगों को पता चल सकता है कि जो वो अभी सुन रहे हैं वो बेस्ट लेवल है सुनने का? जब भी मैं बैठती हूँ कोई चीज़ गिरती है तो मेरा एकदम इरिटेशन हो जाती है। लेडीज़ की आवाज़ हायर फ्रिक्वेंसी है और जेंट्स की आवाज़ लो फ्रिक्वेंसी है। कान की बीमारी और वर्टिगो में यानी चक्कर आने में कोई लिंक है? 85% ऑफ द वर्टिगो इज बिकॉज ऑफ इनर ईयर डिजीजेस। कॉकलियर इम्प्लांट से कितना बेहतर सुनाई दे सकता है? 100%। अगर आप दोनों साइड करें तो 100%। हम पहले टिनियटस को सोचते थे कुछ नहीं है ये आप में है। कानों नहीं में है। जो सीटियां बजती सीटी हैं। बजती है। लोग सबसे पहले ईयरबड्स लेके अपना कान साफ करते हैं। साफ कर लेंगे तो शायद समस्या ठीक हो जाएगी। ये फॉर्मूला काम करता है? ये और ख़राब करता है। कान साफ करने का फिर डॉक्टर ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप नेचर ने बनाया है बहुत अच्छा सिस्टम कान साफ। ब्रेन सुनता है, ब्रेन समझता है, ब्रेन देखता है। कान तो एक जरिया है सिर्फ। कान में ओकेजनली भी दर्द हो सकता है कभी किसी रीजन से? कान का दर्द भी हार्ट अटैक का भी निशान हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बहरेपन की जो हम ठीक नहीं कर सकते। हम आपको नॉर्मल हियरिंग मरने तक दे सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। आप हमें ठीक से सुन पा रहे हो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी, क्योंकि इसी से कम्युनिकेशन स्थापित होता है। तो आप हमें ठीक से सुन पा रहे हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उन्हें ठीक सुनाई दे रहा है, लेकिन असल में जब वो कभी टेस्ट कराएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो अपनी क्षमता से बहुत कम सुन पा रहे हैं। धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता कम हो रही है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा तो उम्र के साथ होता ही है, लेकिन कई बार ये अपनी गलतियों से भी होता है, कई बार ये और बहुत सारी वजहों से होता है। तो कानों का सुनना कितना ऑप्टिमम होना चाहिए, कितना अच्छा होता है कानों का सुनाई देना, क्या लेवल होता है बेस्ट सुनने का और किन वजहों से आपके कान खराब हो सकते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर JM हंस हैं, जो 40 साल से ज़्यादा समय से ENT प्रैक्टिस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कानों से जुड़ी हुई समस्या के विशेषज्ञ हैं। हज़ारों कॉकलियर इम्प्लांट कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों की सुनने की शक्ति वापस लौटा चुके हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू। जब आप पहली बार किसी बच्चे को कॉकलियर इम्प्लांट या किसी और इलाज के ज़रिए वो सुन पाता होगा, वो फीलिंग कैसी होती है? इसी पे बहुत छोटी छोटी मूवीज़ बनी हैं। जी। कुछ बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, तो एकदम स्टन हो जाते हैं। कुछ बच्चे हंसते ही रहते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट दी आउटर डिवाइस और वो आवाज़ जानी शुरू होती है, वो हंसते रहते हैं। जब आप बंद करोगे तब वो हंसना बंद करेंगे। कुछ घबरा से जाते हैं और रोने लगते हैं। तो अलग अलग ये आती है। तो हमें पहले उनको थोड़ा सा कूल डाउन करना होता है, उनको एक पॉजिटिविटी लानी होती है उनमें, तब हम उनको ये डिवाइस ऑन करते हैं। नहीं तो बहुत तरह तरह के रिएक्शंस की हमने छोटी छोटी फिल्म्स बनाई। एंड आप हैरान होंगी देख के कि कितनी वेरिड है वो एक दूसरे जब वो से। पहली बार कोई आवाज़ जब एक सुन बार कोई रहे सुनता हैं, है तो जाहिर है खामोशी की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी भर सुनाई ना दे रहा हो, वो सोचना कितना मुश्किल है और बहुत सारे लोग ऐसी समस्याओं से जूझते हैं। डॉक्टर साहब, सुनने का भी कोई ऑप्टिमम या बेहतरीन स्तर होता है क्या? लोगों को पता चल सकता है कि जो वो अभी सुन रहे हैं वो बेस्ट लेवल है सुनने का? सी नॉर्मली हमारा जो ऑडियोग्राम है वो 0 से 100 होता है। 0 मीन्स नो हियरिंग लॉस ओके। एंड 100 मीन्स टोटल हियरिंग लॉस। Okay. उसके बीच में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टू प्रोफाउंड एंड प्रोफाउंड, ये कैटेगरीज हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं कि किस तरह का हियरिंग लॉस है। यस, एज वी एज, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी हियरिंग कम होती जाती है फॉर मल्टीपल रीजंस। वन इज़ कि, और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी लॉस पहले आता है। क्योंकि हमारा जो कान है उसमें हाई फ्रिक्वेंसीज, जो कॉकलिया है, अगर आप उसको अनफोल्ड करें तो सबसे पहले हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं और सबसे ऊपर जाके लोअर फ्रिक्वेंसीज होती है। एट द एपेक्स ऑफ द कॉकलिया आर द लोअर फ्रिक्वेंसीज, एट द बेस ऑफ द कॉकलिया आर द हायर फ्रिक्वेंसीज। और हायर फ्रिक्वेंसीज का जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब तेज़ आवाज़? तेज़ आवाज़, जैसे कि लेडीज़ की आवाज़ हायर फ्रिक्वेंसी है और जेंट्स की आवाज़ लो फ्रिक्वेंसी है। तो ये होता है। तो हायर फ्रिक्वेंसीज पहले चली जाती हैं क्योंकि जितना भी नॉइज़ है, जितना भी
अगर जैसे आप कोई हेडफोन्स लगाते हैं और इस काम में हैं, तो जो भी नॉइज़ होगा, जितना भी होगा, कोई ओटोटॉक्सिसिटी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो सब पहले हायर फ्रिक्वेंसीज़ को अफेक्ट करता है। वहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होती है और हमें हेयरिंग लॉस शुरू होता है हायर फ्रिक्वेंसी से। मतलब तेज़ आवाज़ें सुननी पहले कम होती हैं। पहले कम हो जाती है। जैसे आपने कहा कोई तेज अगर नहीं कहेंगे, देयर आर टू थिंग्स, वन इज डेसिबल जी। एंड द अदर इज इंटेंसिटी। जी सो जब हम कहते हैं ये डेसिबल की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ हायर फ्रीक्वेंसीज किस डेसिबल पे किस है, लेवल पे आके हाँ वो जी, आवाज़ है। और फ्रीक्वेंसीज जो होती है हर्ट्स पे होती हैं। ओके। तो अगर हम 250-500 हर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये लोअर फ्रीक्वेंसीज है, जी और अगर हम 4000-8000 की बात कर रहे हैं तो ये हायर फ्रीक्वेंसीज हो गई, जो कि ज़्यादा एक्सपोज होती हैं टू द आउटर एनवायरनमेंट और नॉइज़ से पहले ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ने हेडफोन्स का जिक्र किया। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आजकल देखते हैं, यंगस्टर्स हर वक्त लगाकर घूमते हैं, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों चाहे घर में बैठे हों, बहुत सारी साउंड्स को सीधे हेडफोन से सुनते हैं। डॉक्टर साहब, हेडफोन्स को लगातार लगाना क्या वाकई सेफ़ होता है? वैसे तो नहीं लगाना चाहिए, जैसे हम करते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, इसी तरह से हेडफोन्स भी नहीं लगाने चाहिए। अगर बिल्कुल आप नहीं लगाने चाहिए। कम से कम ईयर जो बड्स होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। आप अगर लगाना भी चाहते हैं फॉर द फिक्स टाइम, और एक रूल ऑफ 60 होता है कि 60 मिनट से ज़्यादा नहीं और 60 डीबी से ज़्यादा नहीं, डेसिबल, दिस इज़ नाउ द इंटेंसिटी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जी कि उसका 60 डेसिबल इंटेंसिटी से ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए और 60 मिनट से ज़्यादा पर डे एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप समझ लें कि जितना लाउड होगा, जितनी देर में होगा, जो अंदर ट्रॉमा है, जो चोट पहुंच रही है, वो हमारे हेयर सेल्स को पहुंच रही है, और ये इरिवर्सिबल लॉस है। एक बार एक हेयर सेल मर गया किसी भी कारण से, वो दोबारा रिवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पर भी इवोल्यूशन में हेयर सेल्स रीजेनरेट नहीं करे। तो इसीलिए जब हेयरिंग चली गई तो कोई तरीका नहीं है कि उसको कोई भी वापस दवाइयाँ, अच्छा खाना, कुछ भी, वापस नहीं होम्योपैथी, एलोपैथी, वॉटेवर पैथीज, कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकती, बिकॉज इवोल्यूशन में रीजनरेशन ऑफ द हेयर सेल्स नेवर अकर्स। सो इफ यू हैव अ हियरिंग लॉस एंड द हेयर सेल्स हैव गॉन एंड डीजेनरेटेड, इट इज़ फॉर एवर। तो अगर आपने कहा 60 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले तो अगर लोग 60 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं, जो कि हम देखते हैं यंगस्टर्स के लिए बहुत कॉमन है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भी लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती हैं? देखिए, ईयरबड्स दो तरह से ख़राब कर रहे हैं। एक तो जो एयर कॉलम है वो जाके ब्लास्ट करता है अंदर, वो ड्रम को जैसे धमाका दे रहा है, और वो सारा ऑसिकुलर चेन जो सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर होता है, तो मिडल ईयर, उसमें सारा ऑसिकल, और फिर वो लास्ट बोन है स्टेपीज, वो जाके अंदर धक 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 करके, थंपिंग साउंड। हाँ, तो जो अंदर साउंड वेव्स बनती हैं इन द इनर ईयर, एंडोलिम्फेटिक सिस्टम होता है, एक पानी होता है, उसमें जब वो बनती हैं तो जाके टकराती हैं हेयर सेल्स पे। तो अगर आप समझे कि अगर कोई जैसे अब आप देखा होगा कि जब ये भूचाल आया म्यांमार में, तो कैसे पानी उछल के नीचे गिर रहा था, यही चीज़ अंदर होती है, और वो इतना बड़ा अंदर सुनामी क्रिएट कर देता है कि वो परमानेंट इंजरी चांसेस होते हैं। दूसरा साउंड वेव, एक तो हो गया एयर का ब्लास्ट और दूसरा साउंड का वेव, तो दोनों जब बड्स में दोनों चीज़ें ही जाके एक एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करके उसको खराब करती हैं। अगर आप हेडफोन्स लगाते हैं विद नॉइस कैंसिलर, तो कम से कम ये जो एयर कॉलम का होना वो चला जाता है, और सिर्फ साउंड ही जो है विद नॉइस कैंसिलर के साथ नॉइस को कम करके सिर्फ साउंड ही अगर जाता है, ये तब भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि ईयरबड्स। और अनफॉर्चुनेटली हर कोई आजकल ईयरबड्स ही लगाता है। इतने बड़े ईयरफोन्स अगर अच्छे बोस के हैं या अच्छी कंपनीज के हैं जिनमें अच्छे नॉइस कैंसिलिंग सिस्टम्स हैं, वो नहीं कोई लगाता, नहीं लगाते। तो आप ये कह रहे हैं कि ईयरबड्स ज़्यादा नुकसान करेंगे, हेडफोन्स कम करेंगे, लेकिन करेंगे वो भी करेंगे। 6 घंटे रोज लगाने वाले बच्चे का क्या बहुत बुरा हाल है, इरिवर्सिबल लॉस। और आजकल बच्चे, देखिए, देयर आर टू थिंग्स, नॉइज इज ऑल्सो लीडिंग टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, खून की नलियाँ सिकुड़ रही हैं, तो नॉइज तो जो कर रहा है, आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो उसके साथ और ज़्यादा, और फिर आजकल स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस और वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो तीनों चीज़ें मिला के जो कॉकटेल बन रहा है वो बहुत बुरा हाल है। और 25-30
साल के बच्चे आजकल हमारे पास हेयरिंग लॉस से आ रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इसी वजह। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो आपने कहा कि खून की नलियां भी सिकुड़ती हैं, कान की, नॉइज से, स्ट्रेस से और साउंड से, तीनों चीज़ों से। जी। तो जितना आप पास में करेंगे उतना ये खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं। दैट्स द रीजन व्हाई नॉइज लीड्स टू एक्स्ट्रा कान के सिम्टम्स। जी। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, रिंकलिंग, डिमेंशियाज, फॉरगेटफुलनेस, ये सब चीज़, ब्रेन पे इफेक्ट, आंख पे इफेक्ट, किडनीज पे इफेक्ट, लिवर पे इफेक्ट, सब चीज़ पे वो वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्लड इज द प्राइम थिंग फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो जब नहीं पहुंचता तो हर चीज़ डिजेनरेट करती है और नुकसान करती है। यानी अगर हम इसे और आसान करें तो जो खून की नलियां सिकुड़ गई वो कान को ब्लड सप्लाई भी पूरी तरह से नहीं दे रही, और बॉडी को भी नहीं दे रही, क्योंकि पूरा वेजो कंस्ट्रिक्शन है। और बॉडी तो दीज आर नोन एज द एक्स्ट्रा ऑरल, एक्स्ट्रा ईयर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेयरिंग लॉस। और उसमें अगर किसी को याददाश्त पे असर आ रहा है या फिर कोई और समस्या हो रही है तो लोग आमतौर पर उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जोड़ते हैं। हेडफोन इसका रीजन हो सकता है। बिल्कुल, इरिटेबिलिटी इज अ वेरी बिग कॉज और सीक्वली ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, जो आजकल बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं जल्दी। एक मैसेज तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर दिया, 1 घंटे से ज़्यादा आप चाहे हेडफोन्स लगा रहे हों, चाहे ईयरबड्स का इस्तेमाल कर रहे हों, नुकसान करेगा। दूसरी बात आपने डॉक्टर साहब कही 60 डेसिबल। अब अगर हम एक लेमन टर्म में लोगों को समझाना चाहें कि ये आवाज़ 60 डेसिबल है और इसके ऊपर वाली सारी आवाज़ें आपके कान के लिए नहीं बनी, तो हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊंगा। ये तो हो गया ईयरबड्स के लिए रूल ऑफ 60। एक WHO का है रूल ऑफ नॉइज, वो होता है 8 घंटे इन अ डे लेस देन 80 dB। अच्छा। जैसे अब कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे पुलिसमैन है, अब वो काम करता है रोड पे, वहाँ नॉइज है, तरह तरह के हॉर्न्स हैं। कोई काम करता है ऐसी जगह पर, ऐसे जहाँ हर वक्त नॉइज है, कोई जैसे डीजे है, करेक्ट। तो ये सब के लिए 8 घंटे से ज़्यादा नहीं और 80 dB से ज़्यादा नहीं। अब डीजे तो 100 dB पे, 90 dB पे काम होता है, और अगर वो कंटिन्यूस रहेगा तो परमानेंट हेयरिंग लॉस। लोग वेगली क्या इस बात को समझ सकते हैं कि 60 डेसिबल मतलब इतनी आवाज़ 60 डेसिबल हो? जो हम बात कर रहे हैं ये 55 के डेसिबल के आसपास है, अब तो आप समझ लीजिए। कोई भी इससे नहीं करता, और हेयरिंग लॉस बढ़ता रहता है तो उनकी वो बढ़ती रहती है, वॉल्यूम बढ़ती रहती है और ख़राब होता रहता है, अनफॉर्चुनेटली। जी। तो जो बातचीत का लेवल होता है आमतौर पर घर में एक दूसरे के साथ, वो 50 डेसिबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। यहाँ तक कि पत्तियों की जो सरसराहट की आवाज़ होती है वो भी 10 डेसिबल का साउंड तो देती है। अब इसके ऊपर जो भी है वो 60 डेसिबल को कब पार करेगा, कब आपको नुकसान करेगा, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि लोगों की सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही हो और उन्हें अंदाज़ा भी ना हो। ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर 100 लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें से 20 जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं फॉर कैंसर, उनको कैंसर होगा। शायद जो बाकी 80% को नहीं होगा। तो यू हैव टू बी प्री डिस्पोज टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। नाउ प्री डिस्पोजिशन में सिर्फ जेनेटिक नहीं आता, हेयरिंग लॉस जेनेटिक भी है, हेरिडिटरी है। आपको एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कोविड के बाद खास तौर पे मेरा एक लेक्चर भी है जिसमें हम कहते हैं पोस्ट कोविड सीक्वली हेयरिंग लॉस, टिनिटस एंड वर्टिगो। तो क्या हो रहा है, अगेन एज आई वाज टेलिंग यू, स्ट्रेस क्या कर रहा है हमारे प्रोजेस्ट्रॉन को। अब हर किसी में प्रोजेस्ट्रॉन भी है, ईस्ट्रोजन भी है, तो प्रोजेस्ट्रॉन को कॉर्टिजोन में कन्वर्ट करता है। अच्छा। स्ट्रेस जी। अब कंपैरेटिव ईस्ट्रोजन जो है वो बढ़ गया जी। अब आपने देखा होगा जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बीमारी है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, कान में पानी भर जाता है, मिनियस डिजीज का प्रिकर्सर है ये। वो जिनमें ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं उनमें ये होता है, क्योंकि अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आपके जो इनर ईयर है उसके जो ब्लड सर्कुलेशन है, स्ट्राया वैस्कुलरिस जिसको हम कहते हैं, उसमें चेंजेस आने से ईस्ट्रोजन से हमारा जो एंडोलिम्फ है वो बढ़ने लगता है। जब एंडोलिम्फ बढ़ने लगता है, और वो आजकल कोविड के बाद बहुत हो रहा है, तो वही नॉइज़ आपको 10 टाइम्स ज़्यादा दिक्कत देगा। तो आपने कई बार सुना होगा कि जब भी मैं बैठती हूँ कोई चीज़ गिरती है तो मेरा एकदम इरिटेशन हो जाती है, कई लोगों को बहुत तेज आती है। दिस इज कॉल्ड हाइपर एक्यूसिस और फोनोफोबिया। अब ये अंदर बीमारी है, ये नहीं कि वाइफ बोल रही है तो हस्बैंड इरिटेटेड है या वाइस वर्सा।
It is not that. These people, when they are saying this is called hyperacusis and phonophobia or phonophobia. तो इसमें क्या है, जो अंदर की मात्रा पानी की, एंडोलिम्फ की, वो बढ़ गई जी। तो वो एक टाइट, तो अब आप समझिए कि जैसे आपने खूब सारा पानी पिया हुआ है और पेट आपका एकदम तना हुआ है, तो आप थोड़ी सी भी उंगली मारेंगे तो पेट में दर्द होगा, दिक्कत होगी। खाली पेट में कितनी भी मारिए दर्द नहीं होगा जी। तो इसी तरह से जब ये टाइट है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स अंडरलाइंग है, कान में पानी भरा हुआ इनर ईयर में, जी, इसको मिनियर्स का प्रिकर्सर कहते हैं और ये कोविड के बाद बहुत होने लगा। अच्छा। तो जरा सी भी आवाज अंदर जाके सुनामी क्रिएट कर देती है, तो ये और ज्यादा हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, डिजीज पर से भी डिस्ट्रॉय कर रही है, नॉइज उसको और खराब करता है। और अगर आप ऐसे ड्रग्स पे हैं जैसे एस्पिरिन या ओटोटॉक्सिक ड्रग्स है तो और ज्यादा खराब। तो आप समझिए सब मिला के जो कॉकटेल बन रहा है वो हमारे कानों के लिए बहुत खराब है। क्या कुछ ऐसे इनिशियल सिम्टम्स हैं जिससे लोग ये पहचान सकते हैं कि हमारी सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है? टिनिटस इज द क्राई ऑफ द डाइंग नर्व। नेचर कभी भी कुछ फजूल में नहीं करती। हम पहले टिनिटस को सोचते थे कुछ नहीं है, ये आप में है, कानों में जो सीटी बजती हैं। नेचर बिना वजह कुछ भी काम नहीं करेगी, वो बेचारी आपको बताती है, आप समझते नहीं हो। टिनिटस इज द, अगर आप एस्पिरिन ले रहे हैं तो टिनिटस हो सकता है, अगर आप कुछ ऐसे और ड्रग्स ले रहे हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, हम कभी कभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं, अगर आप एंटी डायरेटिक्स लैसिक्स की तरह से कुछ ले रहे हैं, आप नॉइज़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप हेडफोन्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहला सिम्टम कानों में आवाज़ें शुरू होंगी। इसको नज़रअंदाज ना करें। मेरे पास कितने लोग आते हैं कि टिनिटस का कोई इलाज नहीं, हमें ही नहीं पता था पहले कि टिनिटस किसी कारण से है और नेचर आपको बताना चाहती है लेकिन आप जानते नहीं थे। तो हमारे सीनियर्स ने, हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया कि नहीं टिनिटस कुछ नहीं, इडियोपैथिक है। मतलब इडियोपैथिक सीटियां बजेंगी फिर अपने आप चली जाएंगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कहा गया, हमारे टीचर्स ने बताया। तो एक्चुअली हम इडियट्स थे जो समझे नहीं नेचर क्या कहना चाहती है। आज के दिन हमें पता लगता है, हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, लाइक हम पहले सिर्फ प्योर टोन करते थे, आजकल हम एक और टेस्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड द CC, द शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स। फिर हम ECOG जी एक और है जो ECG है कान का, वो करते हैं। अच्छा। और ये हमें बता देता है कि अंदर क्या हो रहा है और हम ठीक कर सकते हैं। और इसका इलाज है इन द इनिशियल स्टेजेस हमारे पास कि हम कंप्लीट रिवर्सल कर सकते हैं इन चीज़ों का और ठीक कर सकते हैं। टिनिटस लाइफस्टाइल रीजन से भी हो सकता है? हो सकता है, आप हेडफोन्स लगा रहे हैं, लाइफस्टाइल रीजन है। टिनिटस हो सकता है। आप एस्पिरिन पे हैं जो कार्डियक लोग डालते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डालते हैं, तो उनको भी ऐसी चीज़ डालनी चाहिए। एस्पिरिन नहीं देना चाहिए आपको, अदर ब्लड थिनर्स देने चाहिए जो कि ओटोटॉक्सिक नहीं होते। तो ऐसी चीज़ हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को भी सोचनी चाहिए कि देना चाहिए। तो ये चीज़ है। ओके, क्या विटामिन डेफिशिएंसी भी टिनिटस कॉज कर सकती है? बिल्कुल, विटामिन D डेफिशिएंसी, विटामिन 12 डेफिशिएंसी, थायराइड, जब TSH बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये सारे प्रीडिस्पोज करते हैं फॉर इनर ईयर डिसऑर्डर्स और इससे होता है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपके कान में सीटियाँ कभी कभी भी बजती हैं तो उसको एक वार्निंग साइन समझिए, आपका कान आपको इशारा कर रहा है कि चेकअप की जरूरत है, जाके दिखाइए और ठीक हो जाइए। और अगर लोग इग्नोर करते रहें तो फिर बढ़ता रहेगा, फिर दूसरी चीज़ें शुरू होंगी, हियरिंग लॉस शुरू होगा, फिर उसके बाद हो सकता है चक्कर आने शुरू हो, वर्टिगो शुरू होगा, बिकॉज जो इनर ईयर है उसमें हियरिंग पार्ट और बैलेंसिंग पार्ट दोनों इकट्ठे होते हैं, तो फिर बीमारी उसमें जाएगी। इट स्टार्ट्स विद दी पार्स इन्फीरिया, कॉक्लिया जो होता है, हेयरिंग पार्ट जो वो नीचे होता है ग्रेविटेशनली, तो बीमारी पहले उसमें शुरू होती है जो टिनिटस और हेयरिंग लॉस से आती है। फिर वो पार्स सुपीरियर में भी चली जाती है जो वेस्टिब्यूल जिसको हम कहते हैं, उसमें चक्कर आने शुरू होते हैं। तो ये सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी। चक्कर आने यानी वर्टिगो का कान के खराबी से भी संबंध हो सकता है, शायद ही किसी ने सोचा होगा। डॉक्टर साहब, वर्टिगो मैं आपके क्लिनिक में भी देख रही थी, उसके लिए भी यहाँ ट्रीटमेंट मौजूद है। क्या कान की बीमारी और वर्टिगो में यानी चक्कर आने में कोई लिंक है? 85% of the vertigo is because of inner ear diseases, कान खराब होना, जिसको हम बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो कहते हैं, जिसको हम एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स या मीनियर्स कहते हैं, जिसको हम वेस्टिबुलर माइग्रेन कहते हैं, जिसको हम वेस्टिबुलोपैथी कहते हैं, जिसको हम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं। ये सारी बीमारियां हमारे ENT के कारण है और ये सब रिवर्सिबल है अगर हम जल्दी इसको ढूंढ लें। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग चक्कर लगा, बहुत ही थोड़े कारण हैं, जैसे कि एक अकॉस्टिक न्यूरोमा है शायद, जो कि
न्यूरोऑटोलॉजी जिसको हम कहेंगे, नर्व के दबने से जो बैलेंसिंग नर्व है या हेयरिंग नर्व है उसको दबने से ये चक्कर आएंगे। जी। बट अदरवाइज सारी चीज़ें हमारे ईएनटी में है और इनर ईयर में होती हैं। और टिनिटस जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले, क्योंकि ये ग्रेविटेशनली नीचे होता है कॉक्लिया, हमारा हेयरिंग पार्ट, तो टिनिटस सबसे पहले शुरू होता है। तो आप देखिए उसके बाद हेयरिंग लॉस होगा, उसके बाद चक्कर आने शुरू होंगे, वर्टिगो होगा, बिकॉज ये एंडोलिम्फेटिक सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। तो अगर हम टिनिटस के वक्त पे ही इसको आइडेंटिफाई कर लें, डायग्नोज कर लें और ट्रीट कर लें तो ये टोटली इरिवर्सिबल हो जाता है और ठीक हो जाता है। ओके, तो चक्कर आने वाले किस मरीज़ को ईएनटी के पास जाना चाहिए, किसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले उनको, अगर आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, सिंकिंग सेंसेशन हो रही है, तो उनको कार्डियोलॉजिस्ट के, पसीने बहुत आ रहे हैं, पसीने वैसे हमारी इस चक्कर में भी आ सकते हैं, लेकिन उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके बाद इनको ईएनटी के पास आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर कार्डियोलॉजी का पार्ट हमारा ठीक हो गया, कि ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई हेमरेज नहीं हुआ, कोई और कंडीशन नहीं हुई जो कि चक्कर कर रहा है, वो ज़्यादा चक्कर से कम, वो आपको जैसे ब्लड प्रेशर के ड्रॉप हुआ या वो उसके सिम्टम्स ज़्यादा रहेंगे, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, वो हमारे ईएनटी में नहीं आता। उसके बाद मैं समझता हूँ कि न्यूरोलॉजिस्ट से भी पहले उनको एक ईएनटी के पास आना चाहिए, बिकॉज ईएनटी कारण ही मेन होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ईएनटी के पास आते आते वो डिजीजेज जो मैंने आपको 5 बताई वो इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि कभी कभी वो इरिवर्सिबल हो जाती हैं। अच्छा। और बहुत दे से एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्सिया मीनियर्स, actually you can treat it in the first year of onset. उसके बाद शायद ये परमानेंट हो गई और फिर बैठ जाएगी। तो अगर आप पहले साल में ईएनटी के पास पहुंच जाते हैं, हमारे पास ऐसे हैं जी, मुझे पहला अटैक आया था 6 साल पहले, न्यूरोटोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, न्यूरोलॉजिस्ट के पास कुछ नहीं हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया, अब ये दूसरा अटैक आया तो उन्होंने हमारे पास भेजा, एंड इट वाज अ केस ऑफ मेनियस डिजीज। तो वो इतना टाइम जो हो गया, वेस्ट हो गया, उससे प्रॉब्लम हो गई कि अब ये इरिवर्सिबल बन गया, बढ़ जाती है। आमतौर पर जब कान की समस्याएं आती हैं, लोग सबसे पहले ईयरबड्स लेके अपना कान साफ करते हैं कि साफ कर लेंगे तो शायद समस्या ठीक हो जाएगी। ये फॉर्मूला काम करता है? नहीं, ये और ख़राब करता है, क्योंकि हमारे अंदर सिस्टम बना है कि हमारी मैल बाहर आती रहेगी, आप उसको और अंदर पुश कर देते हैं बड के साथ, और वो जाके और डीपर पोर्शन में चिपक जाती है और फिर दिक्कत करती है। बिकॉज एक सिस्टम बनाया है नेचर ने कि आपकी जो वैक्स है, जो कि नॉर्मल चीज़ है, वो बाहर आएगी, आपको सिर्फ बाहर से कॉन्का के अंदर से साफ करके निकाल देना है, आपको बड्स नहीं मारने, आपको कोई ऑयल्स भी नहीं डालने, बिकॉज हमारी नॉर्मल जो ग्लैंड्स हैं, सेरेमनस ग्लैंड्स हम कहते हैं, वो ऑयल निकालती हैं, विच इज़ गुड इनफ फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द एक्सट्राऑर्टिक कैनाल। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपको ना कोई ड्रॉप्स डालने हैं, क्योंकि आप ड्रॉप्स डालते रहेंगे, जो अंदर सेरेमनस ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो ड्राई वैक्स बननी शुरू हो जाएगी, तो वो और दिक्कत करेगी। तो जो लोग घर में ईयरबड्स रखते हैं, नहीं रखने की जरूरत? बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कान साफ करने का फिर ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप नेचर ने बनाया है बहुत अच्छा सिस्टम कान साफ करने का, बस बाहर से कान साफ कीजिए। ओके, देखिए ये ऐसी एक चीज़ है ईयरबड्स जिसका बहुत बड़ा मार्केट है, हर किसी के घर में होती है। बिल्कुल, और लोग कान साफ करते बहुत हैं। डेंजरस है। वो ट्रॉमा तो करता ही करता है कि किसी बच्चे का आप कर रहे हैं और बच्चे का हाथ लग गया तो वो जाके ड्रम को परफोरेट कर दिया। वैसे भी फिजियोलॉजिकली भी वैक्स के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप ईयरबड्स मारें। जो कानों से, जिसे हम मैल कहते हैं, जिसे वैक्स आप कह रहे हैं, वो प्रोटेक्ट करती है क्या कान को? नहीं, वो एक ऑयल होता है। अच्छा। सेरुमिनस ऑयल जिसको हम कहते हैं, वो एक कलरलेस ऑयली मटेरियल होता है जिसमें मिट्टी जमती है, तभी भगवान बनाते हैं कि आप बाहर से मिट्टी आके उसमें ट्रैप हो जाए, आपके पर्दे पे जाके ना चिपक जाए। तो वो जैसे ही वो बाहर लेकिन वो अपने आप बाहर आती रहती है और डिस्कार्ट होती रहती है, क्लीन होती रहती है। आप अगर उसको, वो काली इसलिए हो जाती है कि बहुत दिन से आप उसको और अंदर घुसाते जा रहे हैं, और वो अंदर पड़ी पहले कलरलेस थी, फिर थोड़ी सी रेडिश हुई, क्योंकि रेडिश इज दी फर्स्ट कलर ऑफ ब्राउन, फिर ब्राउन हुई, फिर डार्क ब्राउन हुई, फिर ब्लैक हुई। तो जितनी देर वो अंदर पड़ी रहेगी उसका कलर चेंज होता रहेगा, मिट्टी जमती रहेगी और वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। एक चीज़ आपने कहा कि टिनिटस अगर है तो लोग उसे वार्निंग साइन समझे। वर्टिगो का कनेक्शन भी हो सकता है कान खराब होने से। और क्या लक्षण है कि लोगों को पता लगे कि हमारी हियरिंग जो है वो अब अफेक्ट हो रही है? उसको ज़्यादा तेज़ करके सुनेंगे,
टीवी को, फिर आप बार बार हैं करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो इसका मतलब स्पीच जो है, स्पीच के लिए इनफ नंबर ऑफ हेयर सेल्स और न्यूरॉन्स चाहिए। अगर वो न्यूरॉन्स एंड हेयर सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं तो आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। तो आप बार बार हैं करेंगे, आप वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, या फिर किसी ने कहा तो आप मुड़ के देखेंगे, नहीं समझ आया, दोबारा बोलिए। सो दीज आर द फर्स्ट सिम्टम्स। और जैसे ये हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे ही चश्मा उतारूंगा मुझे धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। हम आगे पीछे करके देख तो लेंगे, लेकिन जैसे ही ये हो हमें चश्मे की टेस्ट कराना है और चश्मा लगाना है। ऐसे हम चश्मा लगाते हैं लेकिन हियरिंग एड लगाने में हम कतराते हैं। बट हियरिंग ज़्यादा खराब कर सकती है आपके सिस्टम को। कम सुनाई दे रहा है तब हियरिंग एड काम करेगी, या बिल्कुल आवाज़ चली गई, सुनाई नहीं दे रही, तब भी हियरिंग एड काम नहीं, करेगी? कम सुनाई दे रहा है तो हियरिंग एड काम करेगी। अच्छा, तभी लगवा लेनी चाहिए। अगर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा तो कॉक्लियर इम्प्लांट होगा। जब जीरो हियरिंग हो गई, जब हियरिंग एड काम ही नहीं कर रही, तब आपका वो कॉक्लियर इम्प्लांट होगा जो हम डिवाइस अंदर फिट कर देते हैं और उससे सुनने लगेंगे। हाँ, फॉर्चुनेटली देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू द डार्क क्राउड। डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है बहरेपन की जो हम ठीक नहीं कर सकते। वो ऑपरेशन से करें, वो हियरिंग एड लगा के करें, वो बाहा लगा के करें, या हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के करें, हम आपको नॉर्मल हियरिंग मरने तक दे सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। यानी बहरेपन का इलाज किसी भी उम्र में हो सकता है। मैंने अभी एक 79 ईयर्स की लेडी को ऑपरेट किया जो कि डॉक्टर थी, ना देख पाती थी ना सुन पाती थी, तो उनको सुनाई देने लगा, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। और किन किन वजहों से बहरापन हो सकता है डॉक्टर साहब? मिनियर्स डिजीज़ है, डीजेनरेशन ऑफ द नर्व है, धीरे धीरे आवाज़ चलेगी। ब्लास्ट इंजरीज हैं, जैसे कि कोई बम फटा और उससे हो गया। ओटोटॉक्सिसिटी है कि आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे डिस्प्रिन बहुत टाइम से ले रहे हैं, एस्पिरिन, तो उसने ख़राब कर दिया। तो तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि हियरिंग लॉस, या हेडफोन्स और ये सब मैं आपको बताया, सब इस पे बात हुई। तो ये सब कारण है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हियरिंग को ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि वो रीजनरेट नहीं होंगे फिर। तो लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी नॉर्मल हियरिंग खराब हो, तो हम जितना चाहते हैं कि हम इसको बचाएं विद मेडिसिन्स, विद आजकल हम इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड्स देते हैं। पर्दे के पीछे स्टेरॉइड डाल के पेशेंट को लिटा दिया जाता है ताकि वो अंदर जाके जो भी डिजीज़ है उसको ठीक करे। वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तब, वो अंदर एंडोलिम्फेटिक डक्ट का ब्लॉकेज है तब। तो इंट्राटिम्पैनिक डेकाड्रॉन इज़ वन ऑफ द very good treatments for any kind of acute or chronic hearing loss. Chronic hearing loss मैं उसमें include करूँगा Meniere's disease को, और acute hearing loss जैसे sudden sensorineural loss हुआ तो उसमें भी आप intratympanic देना चाहेंगे, क्योंकि ये vascular या viral होता है, या खून की नली बंद हो गई, जैसे दिमाग में हुई तो पैरालिसिस हो गया, या वायरल हो गया, वायरस गया और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कुछ वायरसेस हैं जो कि इरिवर्सिबल लॉस करते हैं, जैसे मम्स इरिवर्सिबल करता है, लेकिन बाकी वायरसेस जो नॉर्मल आमतौर पे हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के वायरसेस हैं, इंक्लूडिंग द कोरोना वायरस, ये हमारे हियरिंग लॉस करते हैं, जो कि हम इंट्राटिम्पैनिक डेकाड्रॉन, वेजोडायलेटर्स, ये सब देके ठीक कर सकते हैं टाइम से। कुछ बच्चे जन्म के साथ बहरे पैदा होते हैं, उनके लिए आप कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। क्या ये कॉक्लियर इम्प्लांट सिर्फ बच्चों में किया जा सकता है, और इसकी भी उम्र को लेकर कोई सीमा है कि किस उम्र तक हो सकता है? देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट्स नॉर्मली हमें एज अर्ली एज पॉसिबल करने होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एनालॉग ब्रेन है, एनालॉग साउंड को सुनता और समझता है। तो जितनी हम डिले करेंगे, जो हमारा ब्रेन है वो डिजिटल साउंड जो कि कॉक्लियर इम्प्लांट देता है उसको नहीं समझ पाएगा, तो आपको बड़ी रिगरस स्पीच थेरेपी करानी पड़ेगी। हाँ, अब एक इम्प्लांट आया है जिसको हम न्यू बायो इम्प्लांट कहते हैं, वो एनालॉग साउंड देता है, तो वो हम एल्डरली प्रीलिंगुअल बच्चों में भी कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेन एनालॉग समझता है, तो जितनी देर हो जाती है वो फिर डिजिटल साउंड को समझना बंद कर देता है। तो अब हमने इसको बड़े बच्चों में भी किया, 6-7 साल के बच्चे में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। वैसे तौर पर हमें बच्चों को 6 महीने से लेके 5 साल तक ये इम्प्लांट्स कर देने चाहिए अगर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, और बायलैटरल दोनों साइड करने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद भी एक कान बंद कर दें तो आप 70% सुनते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज एक कान स्टीरियोफोनिक साउंड नहीं देता, 100% साउंड नहीं देता, वो 70% साउंड देता है और मोनो
फोनिक साउंड देता है, तो इट इज़ नॉट एज गुड एज अ स्टीरियोफोनिक साउंड एंड अ बिनऑरल साउंड। तो बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो समझे और बोले, उसको दोनों साइड से सुनना है। तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी दैट वी डू बोथ। पूरी दुनिया में बायलैटरली होता है, हमारे यहाँ पैसे की कमी से हम यूनिलैटरल करते हैं। लेकिन जो आदमी एक बार सुन चुका, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पूरा समझ आएगा। एक हिरन का बच्चा पैदा हुआ, जो पैदा होते ही आपने उसके पाँव बांध दिए, ठीक है, फिर एक दिन बाद खोला, एक हफ्ते बाद खोला और एक महीने बाद खोला। एक दिन बाद वो थोड़ा लड़खड़ाएगा लेकिन उठ के चला जाएगा, एक हफ्ते बाद थोड़ा ज़्यादा लड़खड़ाएगा लेकिन तब भी चला जाएगा। एक महीने बाद वो हिरन का बच्चा नहीं चल सकता, क्योंकि ब्रेन को जो ट्यून करा था अंदर माँ के पेट से ही, वो चीज़ अब नहीं, ब्रेन भूल गया। ठीक है, यही चीज़ होती है बॉटल फीडिंग में। अगर आप बच्चे को बॉटल फीडिंग नहीं दे तो वो सक करना भूल जाता है। लेकिन एक और हिरन का बच्चा पैदा हुआ, जो थोड़ी देर उठ के चला, भागा, फिर आपने उसके पाँव बांधे, ये एक महीने बाद भी उठ के चल जाएगा और भाग जाएगा, क्योंकि ब्रेन चलना सीखा है, ब्रेन सुनता है, ब्रेन समझता है, ब्रेन देखता है, कान तो एक जरिया है सिर्फ। तो अगर ब्रेन ट्यून हो गया उस चीज़ के लिए तो लेटर ऑन भी कर सकता है। तो जो बच्चों को हम लेट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कि प्लीज़ आप हियरिंग एड लगा लें। आप ना समझें लेकिन हियरिंग एड लगा लें, ताकि जो ऑडिटरी पाथवे है दिमाग तक वो एक्टिव रहे, कुछ सुनाई देता रहे आपको, कुछ सुनाई देता रहे। समझ ना आए और बोलना ना शुरू हो, कोई बात नहीं। अब जैसे कई बार पैसे नहीं होते तो लोग वेट करते हैं 1-2 साल 3 साल, हम कहते हैं हियरिंग एड लगा लो। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 गांव हैं दूर दराज जंगल में, जो पगडंडी से शहर को जुड़े हैं जी। अब दोनों गांवों में महामारी आ गई, दोनों लोग, जो सब लोग उतर के शहर में आके बसने लगे। एक गांव के विद्वान उस पगडंडी पे कभी कभी जाके चलते थे और वापस आ जाते थे, दूसरे पे कोई नहीं चला। वक्त में उस पगडंडी पे जिस पे कोई नहीं चला घास उग गया और उस पे पगडंडी थोड़ी थोड़ी दिखती रही। बहुत साल बाद उन्होंने कहा कि चलो अब अपने गांव चलते हैं। जिस पगडंडी पे लोग चलते थे वो पगडंडी याद रही, लोग अपने गांव पहुंच गए, दूसरे में वो खो गया गांव, उन जंगलों में, उन वेजिटेशन में, रास्ता ही नहीं था, रास्ता भूल गए। तो हमारा दिमाग का जो सिस्टम है, जो ऑडिटरी पाथवे है, अगर वो स्टिमुलेट नहीं होगा तो वो इस तरह से डेड हो जाएगा। फिर आप कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे तो उसको जगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज़ होती है कि ब्रेन का कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो ये देखा गया है कि जो ऑडिटरी सेंटर है ब्रेन में, दैट इज टेकन ओवर बाय द विजुअल सेंटर। आहिस्ता आहिस्ता ये पेट स्कैन से देखा गया। अच्छा। तो अगर आप लेट कर देंगे, आप उसको हियरिंग एड नहीं देंगे, अगर डिले हो रहा है कॉक्लियर इम्प्लांट, तो जब ब्रेन का सेंटर उसको ले लेगा, उसको निकालने में आपको बहुत ज़्यादा उस बच्चे को स्पीच थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सब देनी पड़ेगी, ताकि वो ब्रेन का सेंटर, आई सेंटर छोड़े और फिर ऑडिटरी सेंटर दोबारा से वो एक्टिव हो। क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं रहा वो बोल भी नहीं रहा, बोल भी नहीं सकता, वो सुनेगा, समझेगा और बोलेगा। तो उसको तीनों चीज़ें करानी है हमने। तो अगर डिले कर रहे हैं तो आप उसको कम से कम एक हियरिंग एड्स दे दीजिए और फिर जितना जल्दी से जल्दी उसका कॉक्लियर इम्प्लांट करें। कॉक्लियर इम्प्लांट से कितना बेहतर सुनाई दे सकता है? 100%। अगर आप दोनों साइड करें तो 100% नॉर्मल सुनाई, नॉर्मल एकदम। पर ये सर्जरी होती है, ये सर्जरी ऑपरेट करके होती है। द यंगेस्ट जो मैंने किया वो 6 महीने किया, लेकिन हमने 5-6 साल पर भी किया और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन पोस्ट लिंगुअल टेस्ट, मैंने आपको कहानी जो सुनाई कि कुछ चला, अब जैसे कल मैं डेफ हो जाऊं और मेरे में इम्प्लांट हो तो मैं कभी भी सुनूंगा। हाँ, ये हो गया 30 साल हो गए कि ब्रेन भूल ही गया कैसे सुनना था, तो मुश्किल होती है। लेकिन अगर 5 साल 10 साल हुए हैं तो नॉर्मल सुनेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कानों की हाइजीन के भी कुछ टिप्स होते हैं क्या डॉक्टर साहब, कि ये करेंगे तो कान स्वस्थ बस रहेंगे? कुछ उसको वैसे हाइजीन नहीं, आपको ओटोटॉक्सिक ड्रग से दूर रहना, आपको नॉइज से दूर रहना। ये 2 चीज़ों से अगर आप दूर हैं तो दैट इज द हाइजीन फॉर दी हेयर सेल्स। नहीं तो हेयर सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे और फिर रीजेनरेट नहीं होंगे नहीं। और हेडफोन्स कितने समय तक लगाएं? ना लगाएं तो अच्छा है, बट जिनको लगाने हैं वो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली और 60 डेसिबल से ज़्यादा साउंड ना लगाएं तो अच्छा है। आमतौर पर डॉक्टर साहब हर ऑर्गन के लिए डॉक्टर्स बताते हैं कि ये सही एज है, आप एक बार टेस्ट करा लें। तो कानों के लिए भी कोई उम्र है जब टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, जो लोग हेडफोन्स लगाते हैं, जो नॉइजी एरियाज़ में हैं, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको तो जल्दी कराना चाहिए। लेकिन अदरवाइज समझिए कि अगर आपको हियरिंग लॉस की वो हो रहा है
मैं ये नहीं कहूँगा 60, हो सकता है किसी को हेरिडिटरी है तो वो 45 और 50 में भी डेफनेस शुरू हो गई। तो जब भी वो फील करें एक करा लें। हियरिंग एड डॉक्टर कहेगा ज़रूरत लग रही है तो ही लगाएंगे, लेकिन हमारे पास एक बेसलाइन ऑडियोग्राम है, हमने 6 महीने बाद कराया, ये खराब हो रहा है, ये ज़्यादा खराब हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, उसको फर्दर करिए कि आप एमआरआई कराइए कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, आप ये सीसी और इकॉग जी कराएं कि कोई और इनर ईयर डिसऑर्डर्स तो नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ हेरिडिटरी है और आपने कराया, हाँ थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी लॉस आ रहा है और ज़्यादा कोई कंप्लेंट नहीं है, तो करा के रख लें, क्योंकि जब आप सब्सिक्वेंटली 6 महीने, साल, 2 साल बाद कराते रहेंगे तो आपको पता लगेगा। और आजकल ये इंक्लूडेड है इन दी रूटीन जो चेकअप्स होती हैं, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, उसमें ऑडियोग्राम इंक्लूडेड है। जी, कानों का एक डॉक्टर के पास जाके रूटीन चेकअप कराने से किस हद तक कानों की सेहत पता चलती है, और कब जाके सोफिस्टिकेटेड टेस्ट आप किसी मरीज को कहेंगे कि नहीं तुम्हें आगे टेस्ट कराना? नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप कोई मफलिंग ऑफ द साउंड नहीं है, आप ठीक सुन रहे हो, तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत रेयरली होगा कि अगर आपके मैल इकट्ठी हो गई है और आपको सुनाई देते जा रहा है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि कि अंदर इतनी भर गई है कि उसको हमने जनरल एनेस्थीसिया में निकाला, वो वैसे निकाल ही नहीं पा रहे हम। तो वो क्या कान अपने आप साफ नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनको हियरिंग लॉस है और कान का मैल भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। जब दर्द शुरू हुई या उस पर फंगस ग्रो करने लग गया, बिकॉज आपने देखा होगा हर पत्थर के नीचे काई जम जाती है, तो थोड़ा सा पानी गया, पहले वहाँ वैक्स थी, उसके नीचे फंगस हो गई, उससे ओटाइटिस एक्सटर्ना होने लगा, इन्फेक्शन, तो वो आए दर्द के लिए और हमने देखा रहे ये तो अंदर बुरा हाल हुआ है। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रो रहे हैं दर्द से, तो उनको बेहोश करके कई बार हमने निकालना पड़ा, ये भी करना पड़ता है। तो देखिए कितना केयरलेसनेस है, दिस शुड बी अवॉइडेड। कान में ओकेजनली भी दर्द हो सकता है कभी किसी रीजन से? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रेफर्ड ओटेल्जिया हम कहते हैं। आपको जॉइंट का पेन है, आपको टॉन्सिल्स का पेन है, आपको सर्वाइकल का पेन है, आपको पैरोटिड ग्लैंड्स एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड का पेन है, तो ये सब रेफर्ड ओटेल्जिया करते हैं। क्यों? क्योंकि नर्व सप्लाई ऑफ दीज ऑर्गन्स एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द ईयर इज द सेम, सो यू मे नॉट हैव प्रॉब्लम इन द प्राइमरी साइट, आपको रेफर्ड ओटेल्जिया। हाँ, अगर लेफ्ट साइड में हार्ट अटैक है तो कभी कभी वो भी कान में दर्द की तरह से आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कान का दर्द भी हार्ट अटैक का भी निशान हो सकती है, बहुत रेयरली बट यस हो सकती है, खासकर लेफ्ट कान में बार बार हो रहा है एंजाइनल अटैक, ये कर सकता है। ओके, तो जो हमने अब तक डॉक्टर हंस से समझा उसको अगर हम समराइज़ करें तो ज़रूरत से ज़्यादा शोर और ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी दोनों ही कान के लिए अच्छी नहीं है। इनमें से कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो अपने लक्षणों को समय रहते पहचानिए। हमने एक लिस्ट ऑफ सिम्टम्स आपको समझाए हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपने कानों को स्वस्थ रखिए। ईयरबड्स का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई परेशानी है तो समय रहते डॉक्टर के पास जाइए ताकि आप बहरेपन की स्टेज तक ना पहुँचे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई एम श्योर बहुत लोगों के मिथ्स क्लियर हुए होंगे और आज ईयरबड्स तो कम से कम हट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।